Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. बच्चों, this is lecture number 6.7 and in this lecture I will talk about collision, a new topic for you. ये टॉपिक जनरली सीबीएसई और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वाला लेक्चर थ्योरेटिकल रहेगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअल में कोलिजन का मतलब क्या है और कितने तरह का कोलिजन आपको देखने को मिल सकता है मैकेनिक्स में। ठीक है बच्चों, तो आज वाले लेक्चर के नोट्स अच्छे से बनाना और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। अब तक इस चैप्टर में हम क्या कर चुके हैं मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहली वीडियो थी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पर, टाइप्स ऑफ वर्क डन किया था और ये बताया था कि एफएस cos थीटा हर जगह वैलिड नहीं होता। फिर हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स सीखा, फिर हमने एनर्जी के कंसेप्ट को सीखा, काइनेटिक एनर्जी सीखी, वर्क एनर्जी थ्योरम हमने वहाँ पर ड्राइव की, उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर कटिंग ऑफ स्प्रिंग, और अब मैं आपको एक टॉपिक करवा रहा हूँ जो है कोलिजन। राइट, तो हमारे माइंड में कोलिजन वर्ड सुनकर क्या ख्याल आता है कि कुछ टक्कर हो रही है कहीं ना कहीं, है ना। तो कोलिजन का मतलब क्या है? देखो, कोलिजन को मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा इंसिडेंट या ऐसी प्रोसेस जहाँ पर दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज कर ले, मोमेंटम को ट्रांसफर कर दे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जब भी दो बॉडीज आपस में कोलाइड करेगी या स्ट्राइक करेगी, अब ये स्ट्राइक होना फिजिकली भी हो सकता है और वर्चुअली भी हो सकता है, ये बताता हूं। कोलिजन के लिए एक्चुअल में टकराना जरूरी नहीं होता, ये मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। तो जब भी दो बॉडीज एक दूसरे को अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर दे या अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर दे, तो इस प्रोसेस को या अपने पाथ से डेविएट हो जाए, अब डेविएट होगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एनर्जी चेंज हो सकती है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब भी दो बॉडीज अपनी एनर्जीज को चेंज कर ले, पाथ से डेविएट हो जाए आफ्टर स्ट्राइकिंग फिजिकली और नॉन फिजिकली, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोलिजन। डेफिनेशन पर आते हैं एक बार बच्चों। इफ टू बॉडीज एक्सर्ट सम फोर्स ऑन ईच अदर such that the path of one or both are affected by the force and this process is called collision, it can be physical or it can be virtual। जब दो गाड़ियां आपस में टकराती है, दो बॉल्स आपस में टकराती है, तो उनके टकराने से आपको साउंड सुनाई देता है, एकदम आवाज आती है बहुत तेजी से। राइट, वो कोलिजन को आप देख सकते हो, सेंस कर सकते हो, समझ आ रहा है कि भाई दो बॉडीज का टकराना बहुत जरूरी है आपस में। अब थिंक अबाउट वन सिचुएशन। आप मुझे एक बार रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट याद दिलाओ। क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर भी एक हैवी न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की? अब अल्फा पार्टिकल आ रहा है, किसकी तरफ आ रहा है? न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है। अब ये अल्फा पार्टिकल फिजिकली कोलाइड नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस को उसने टच नहीं किया कभी भी, जबकि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब एक कंसेप्ट आएगा आपके पास इन फ्यूचर, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आ पा रहा है लेकिन उसके बाद डिफ्लेक्ट हो रहा है, या तो इस एंगल पे ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, या 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, या बाउंस बैक हो जाएगा। तो यहां पर भी देखो पाथ डेविएट हो रहा है बट बॉडी आपस में फिजिकली टकरा नहीं रही है। तो इस प्रोसेस को भी मैं बोलूंगा क्या ये कोलिजन है। अगर बिल्कुल कॉमन एग्जांपल की बात करूं तो कभी किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर आओ। राइट, जैसे आप पास लेकर आओगे बिना टच कराए, ये वाला नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल को दूर रिपेल कर देगा। तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि कोलिजन के लिए फिजिकली टकराना जरूरी नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि कोलिजन की टाइप्स कितने हैं। तो देखो, कोलिजन को वैसे हम 6 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बट अगर मैं बिल्कुल इसको एक सही कॉन्टेक्स्ट में लूँ तो डायरेक्शन के बेसिस पर कोलिजन 2 तरह का हो सकता है, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। और काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो 4 तरह का हो सकता है। मैंने लिखे यहाँ पर 3 है बट मैं चौथा टाइप भी आपको बताऊंगा। तो डायरेक्शन का मतलब या तो कोलिजन हो सकता है हेड ऑन मतलब एक रेलवे ट्रैक पर 2 गाड़ियाँ आ रही है और वो आपस में टकरा गई, हेडलाइट से हेडलाइट टकरा गई, शीशे से शीशा टकरा गया, बिल्कुल एकदम मतलब जो होता है ना लाइन जॉइनिंग देम देयर वेलोसिटी, उस पर ऐसे टकरा गई आकर। तो इस तरह के कोलिजन में क्या होता है बच्चों, 2 बॉडीज आ रही है और टकराकर वो सेम स्ट्रेट लाइन पर वापस हो जाएगी, या हो सकता है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को उसी लाइन पर लेकर आगे बढ़ जाए। तो इस तरह के कोलिजन को बोलते हैं हेड ऑन, जो कि हम ये बोल सकते हैं ऐसा कोलिजन है जो 1 डायमेंशन में हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा जो कोलिजन है उसको बोलते हैं हम क्या, ओब्लिक कोलिजन। ओब्लिक का मतलब होता है 2 डायमेंशन में होने वाला कोलिजन। अभी मैं डेफिनेशन को फिलहाल रब कर रहा हूं क्योंकि डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूं और मैं ये चाहूंगा कि आप इस डेफिनेशन को लिख लो ताकि मैं एग्जांपल को थोड़ा सा समझा पाऊं। तो देखो जरा, 2 तरह के कोलिजन पहले जो मैं आपको बता रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन आई हैव 2 टाइप्स, हेड ऑन कोलिजन एंड ओब्लिक कोलिजन। हेड ऑन का मतलब देखो कुछ ऐसा है बच्चों, जैसे कि ये एक बॉल है और ये एक दूसरी बॉल है। जब ये बॉल एग्जैक्ट इसको बिल्कुल मिडिल में जाके हिट करेगी इस जगह पर,
तो क्या होगा, ये बॉल यहां पर आकर हो सकता है इसको दूर तक खेल दे, इस तरह से हो सकता है ये इसके साथ चिपक जाए और दोनों की दोनों दूर चली जाए। तो जब भी मोशन अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन होगा या मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग रह जाएगा तो मैं बोलूंगा ये कोलिजन हेड ऑन है। इसका एग्जांपल क्या है कि दो ट्रेन्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ टकरा गई, लाइट से लाइट, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, जिसको बोलते हैं प्रॉपर टक्कर हो गई आमने सामने से, ठीक है। अब एक और इसका हम केस लेकर चलते हैं। देखो, थिंक अबाउट कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड सबने खेला होगा कभी ना कभी। सपोज करो ये होल में आपको कैरम कॉइन को पहुंचाना है। कैरम कॉइन अभी यहां पर ऐसे, और स्ट्राइकर आपका ये है। आप एक चीज ध्यान से समझना जरा, इसका जो एक्सिस बनाऊंगा वो कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट एक्सिस। अब मैं इसको कैसे हिट करूंगा कि ये यहां पर पहुंच जाए। देखो, आप इसको हल्का सा यहां पर हिट करोगे, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जब हिट करोगे, मतलब थोड़ा सा यहां पर, मतलब इस जगह पर। कैरम बोर्ड सबने खेला, सब इस बात को फील कर पाएंगे। आप इसको बिल्कुल सीधा हिट करोगे, देखो अगर बिल्कुल सीधा हिट करते हो तो ये यहां पर जाकर टकरा सकती है, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसको हेड ऑन कोलिजन नहीं कराना, आपको हल्का सा साइड में टच करना है। तो जिससे क्या होगा बच्चों, जब आप इसको टच करोगे, टच करने के बाद जो आपका स्ट्राइकर है वो जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये गीटी जो जाएगी ये जाएगी इस डायरेक्शन में, राइट। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर मैं यहां पर इस तरह से एक्सिस बना दूं, मान लो ये ओरिजिन है, तो दोनों की पोजीशन अगर मैं लोकेट करूं तो मुझे क्या चाहिए, एक एक्स डिस्टेंस और एक वाई डिस्टेंस। उसको लोकेट करने के लिए क्या चाहिए, एक्स डिस्टेंस, एक वाई डिस्टेंस। या आप ऐसा समझ सकते हो भाई, इसके पास कंपोनेंट्स है, देखो ये वी एक्स कॉम्पोनेंट, ये वी वाई कॉम्पोनेंट और ये रिजल्टेंट कॉम्पोनेंट। तो जब भी कोलिजन हेड ऑन होगा तो वो कैसा होगा, ओब्लिक होगा, कि आप एक्चुअल में सेंट्रल लाइन पर हिट नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा सा साइड में हिट करो, जिससे दो बॉडीज है वो एक प्लेन के अंदर तो है, मतलब अभी एक्स वाई प्लेन के अंदर तो है, लेकिन इनका डायरेक्शन अलग अलग है, इनके बीच में एक पर्टिकुलर एंगल आ गया। इसकी डेरिवेशन मैं कराऊंगा आपको 6 पॉइंट, इससे जो अगला लेक्चर होगा, इससे अगले लेक्चर में मैं इसकी पूरी डेरिवेशन कराऊंगा कि कोलिजन जब 2D में होता है तो किस तरह से हम पूरी फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी बच्चों कि हेड ऑन कोलिजन क्या है और ओब्लिक कोलिजन क्या है। हेड ऑन कोलिजन तब होता है जब मैं इसको बिल्कुल मिडिल में हिट करता हूँ और ये यहां पर टकराती इस जगह पर, ठीक है। अब ये तो थे दो तरीके, किसके बेसिस पर, डायरेक्शन के बेसिस पर। अब हमारे पास यहां पर एक, हमने इसको सॉर्ट कर रखा है इस बेसिस पर कि काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या बोल सकता हूं। देखो, अब कोलिजन चाहे हेड ऑन हो चाहे ओब्लिक हो, कोलिजन चाहे हेड ऑन हो चाहे ओब्लिक हो। अब एक चीज और मुझे देखनी पड़ेगी यहां पर, देखो क्या, देखो मैं बात कर रहा हूं अभी सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स की, या पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की, या नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करूं। अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ तेजी से आएगा और अगर ये आपस में कोलाइड कर भी गए, कि क्या आपको आवाज सुनाई देगी? कुछ आवाज तो नहीं आती इलेक्ट्रॉन्स के टकराने से। जब बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल्स की बात करूं, मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करूं, उनकी फील्ड की वजह से जो रिपल्शन लगती है, राइट, वहां पर किसी भी तरह की कोई ना आपको साउंड सुनाई देती, ना किसी तरह की कोई आपको और तरह की एनर्जी कन्वर्जन दिखाई देता। तो जब भी दो बॉडीज आपस में टकराए, सी व्हाट आई एम सेइंग, दो बॉडीज आपस में टकराए, अब ये दो बॉडीज क्या हो सकती है, बहुत टाइनी सबएटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जैसे मैं बात करूं अल्फा पार्टिकल्स की आप बात कर सकते हो अगर चाहो तो। तो जब दो बॉडीज आपस में टकराए बट उनका काइनेटिक एनर्जी लॉस ना हो कहीं पर भी, देखो हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहता है कोलिजन के अंदर, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि उनका काइनेटिक एनर्जी लॉस ना हो, ठीक है। तो उस तरह का कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, राइट। अब आपके माइंड में इलास्टिक कोलिजन को लेकर पता है क्या इमेज होगी कि भाई मैंने बॉल को ड्रॉप कर दिया ग्राउंड पर तो इलास्टिक कोलिजन है। नहीं भाई, जब बॉल ड्रॉप होगी तो आपको ये नजर आना चाहिए कि सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जा रही है, काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और उसका कुछ हिस्सा दोबारा से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करा रहा है। तो बॉल के बाउंस होने से आपको क्या यार आवाज सुनाई दे रही है, दो गाड़ियां टकरा रही है तो उससे आपको आवाज सुनाई दे रही है। वो आवाज कहां से आई, वो साउंड एनर्जी कहां से आई, वो काइनेटिक एनर्जी लॉस होकर आपको मिली, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली है कि इलास्टिक कोलिजन को अब तक जो मिसकंसेप्शन आपने बना रखा था कि गाड़ियां टकरा रही है, बॉल्स टकरा रही है, नहीं, बॉल्स नहीं, सबएटॉमिक पार्टिकल्स की बात करो, वो छोटे लेवल का फिनोमिना ही है इलास्टिक कोलिजन। ऐसा कोलिजन जहां पर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कभी भी किसी भी फॉर्म में लॉस ना हो। फिर आप, अच्छा इसका एग्जांपल क्या है, कोलिजन बिटवीन टू सबएटॉमिक पार्टिकल्स। फिर आता है इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन वो है जिसकी आप कल्पना कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो गाड़ियां जा रही थी बच्चों ऐसे, इसकी वेलोसिटी सामने की तरफ u1 और इसकी u2, अगर किसी तरह से u2 u1 से ज्यादा हो जाए तो गाड़ी इसमें टकरा जाएगी।
अब इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले क्या थी, कुछ और, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कुछ और। जब ये टकराएगी, टकराने के बाद ये अपना कुछ मोमेंटम इसमें ट्रांसफर कर देगी। हो सकता है तेजी से आगे चलने लग जाए दोनों की दोनों, हो सकता है ये पीछे की तरफ आ जाए, बट आपको इस प्रोसेस में क्या सुनाई देने वाला है, साउंड। तो यानी कि जो पहले इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी थी, या पूरे सिस्टम की अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी शायद आपको वो ना देखने को मिले, क्योंकि उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, साउंड में। या हो सकता है कोई ऐसा भी केस हो जिसमें लाइट में भी कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाए। तो जब भी कोलिजन कुछ ऐसा हुआ कि दो बॉडीज आपस में टकरा रही है और आपको वो इंपैक्ट सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है लाइट की फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में, वाइब्रेशंस आपको फील हो रही है, तो समझ लो कि एनर्जी का कुछ ना कुछ पार्ट उसमें लॉस हो गया। टोटल एनर्जी की बात करूं, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होगी, क्योंकि यार टोटल एनर्जी में तो सब कुछ आ गया ना, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, पहले 100 जूल, बाद में भी 100 जूल। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो जब टकराएगी बॉडीज आपस में, तो कुछ ना कुछ साउंड, लाइट या वाइब्रेशंस आपको, हीट हो सकता है, हीट आपको क्या फील हो। फिर आता है हमारे पास एक कोलिजन जिसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल एक ही इसकी निशानी है, मान लो ये एक कोई कार्ट पड़ी है या कोई ट्रॉली है, यहां पर कोई पर्सन है जो इसकी तरफ भाग रहे तेजी से, वी वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से मान लेते हो, चलो इनिशियल वेलोसिटी यू है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये पर्सन भागा भागाएगा, जब इस ट्रॉली के ऊपर कूद जाएगा, अब ये दोनों बॉडीज आपस में चिपक चुकी है और इन दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी होगी बच्चों वो सेम होगी। तो एक ऐसा कोलिजन जहां पर दो बॉडीज टकरा कर आपस में चिपक जाए और एज अ सिंगल बॉडी मूव करे या मूव ना भी करे, तो मैं बोलूंगा कि इस तरह का कोलिजन क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इस तरह के कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये डेरिवेशंस की फॉर्म में प्रूफ भी होगी। अगर आप देखना चाहो तो 6.8 लेक्चर में ऑलरेडी डाल चुका हूं, जहां पर मैंने सब कुछ प्रूफ करवाया है, और 6.7 में बाद में डाल रहा हूं ड्यू टू सम रीजंस, राइट। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखो और क्या एग्जांपल हो सकते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक के, कि आपने एक वुडन बोर्ड को एक रस्सी से टांग दिया, यहां पर आपने एक बुलेट को फायर किया, जैसे ही बुलेट इस पर टकराई, बुलेट इसके अंदर एम्बेडेड हो गई, जिसकी वजह से ये बुलेट और ये ब्लॉक सामने की तरफ मूव करने लग गए एज अ सिंगल बॉडी। ये भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। आप किसी ट्रॉली के ऊपर कूद गए और ट्रॉली मूव करने लग गई, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। आपने क्या किया, एक पेंट को दीवार के ऊपर उड़ेल दिया। इनिशियली पेंट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, पेंट और दीवार की वेलोसिटी कॉमन हो गई, दैट इज 0। ये भी एक इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। कौन सा इनइलास्टिक कोलिजन का? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का। आई होप आपको ये परफेक्टली इनइलास्टिक भी समझ आया होगा बच्चों, ठीक है। तो 3 तरह के कोलिजन मैंने आपको बता दिए काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज होना मैक्सिमम है, यानी कि इस केस में मैक्सिमम लॉस होगा। अच्छा, एक चीज और है हमारे पास, एक और भी कोलिजन है जिसको हम बोलते हैं बच्चों सुपर इलास्टिक कोलिजन या एक्सप्लोसिव कोलिजन। तो लिख देता हूं मैं यहां पर, व्हाट इज सुपर इलास्टिक कोलिजन। ऐसा कोलिजन, यहीं पे मैं आप चाहो तो लिख लो, इफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन, या ऐसा बोलो, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज आफ्टर कोलिजन देन वी विल से इट इज अ सुपर इलास्टिक कोलिजन। अब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्यों इंक्रीज हो सकती है किसी सिस्टम की? देखिए, अगर मैं आपको बात करूं एक बॉम्ब की, जनरली बॉम्ब के अंदर कुछ केमिकल एनर्जी है या कुछ चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी है जो ऑलरेडी क्या स्टोर्ड है। अब जैसे इस बॉम्ब को ग्राउंड पर फेंकोगे, अब ये आफ्टर कोलिजन क्या होगा, बॉम्ब के जो फ्रेगमेंट्स है बहुत तेजी से इधर उधर बिखरना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी से। अगर पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो शायद हो सकता है 100 जूल थी ग्राउंड पे टकराने से पहले, लेकिन ग्राउंड पर टकराने के बाद अगर इन फ्रेगमेंट्स की वेलोसिटी को काउंट करूं तो शायद ये हो जाए 500 जूल। तो ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की इंक्रीज कर जाए, इस तरह के कोलिजन को हम क्या बोल सकते हैं? सुपर इलास्टिक कोलिजन। ये जनरली क्यों होगा? क्योंकि आपने सिस्टम में पहले से ही कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रखा है, राइट। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि एक सुपर इलास्टिक कोलिजन भी होता है कि जिसमें आपके सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो इस तरह से आप 4 तरह से डिफाइन कर सकते हो। एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, कौन सी? अच्छा, इन सब में ना टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, देयर इज डिक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बट एट मैक्सिमम रेट, एंड देयर इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। जो सामने लिखवाया है एक बार इसको नोट डाउन कर लो। अब हम पहले डेरिवेशन करेंगे, दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप
किसी भी स्कूल में हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये डेरिवेशन आपको 3 से 5 नंबर में मिल सकती है। इसमें हम सारे केसेस करेंगे और ये 1.5-2 पेज की, मिनिमम 1.5-2 पेज की डेरिवेशन है। अब देखना जरा कैसे करेंगे। एक्सप्रेशन का नाम है इफ टू बॉडीज collide with each other elastically drive the expression for their final velocities after collision। तो 3 या 5 नंबर का एक्सप्रेशन बनता है अगर आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो तो। देखो इसको बनाते हैं जरा क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान रखना इलास्टिक कोलिजन है ये। तो इनिशियली क्या है, देखो बच्चों मैं 2 बॉडीज बना रहा हूं, दिस इज बॉडी 1 एंड दिस इज बॉडी 2। बॉडी 2 की वेलोसिटी सामने की तरफ है u2 और बॉडी 1 की वेलोसिटी सामने की तरफ क्या है u1, ठीक है। अब इसका मास क्या ले लिया हमने m1 और इसका मास क्या ले लिया m2। जब ये कंडीशन मैं दे दूं यहां पर कि u1 इज ग्रेटर देन u2 तो इसका मतलब कुछ टाइम बाद ये आपस में टकरा जाएगी बॉडीज, राइट। जब बॉडीज आपस में टकरा जाएगी तो सेपरेशन के बाद, फोर्सेस मेंशन नहीं कर रहा हूं, अपने को नीड भी नहीं है फोर्सेस मेंशन करने की। यहां पर टकराने के बाद इस 2 की सामने की तरफ जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो क्या होगी v2 और इसकी सामने की तरफ वेलोसिटी क्या होगी v1, राइट। ये अपने को देखने को मिलेगा यहां पर। अब सी, आपको पता है कि जब भी कोलिजन इलास्टिक होता है, इलास्टिक कोलिजन में मैं लिख देता हूं यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड और मोमेंटम, थोड़ा सा हैंडराइटिंग गंदी आ रही है यहां पर तो लिख देता हूं मैं यहां पर, देखो के ई कंजर्व हो रही है, मैं टिक कर रहा हूं यहां पर, आप लिख देना के ई कंजर्व, इलेक्ट्रिक एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसी तरह से स्मॉल पी ऑफ सिस्टम इज आल्सो कंजर्व्ड। तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये हमने लास्ट चैप्टर में प्रूव भी किया था। ऐसा लिखने के बाद मैं ये बात यहां पर मेंशन कर सकता हूं, देखो इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या था m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। बच्चों ये बहुत लंबा एक्सप्रेशन है तो इसलिए जो मैं साथ साथ कर रहा हूं आप प्लीज नोटबुक पे पेन चलाते रहो, साथ साथ एक बार रफली कर लो, उसके बाद फेर करना है इसको, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, 1 वाली टर्म्स को एक साइड और 2 वाली टर्म्स को एक साइड। तो यानी कि m1 u1 को यहीं पे रखा मैंने, इधर से मैं क्या ले आया m1 v1 को इक्वल्स टू m2 v2 को मैंने यहीं पे रखा और इधर से क्या लिया है मैं माइनस m2 u2 को, राइट। अब यहां से कॉमन ले लो m1, अंदर क्या बचेगा u1 माइनस v1 और यहां से कॉमन ले लो m2 और अंदर क्या बचेगा बच्चों v2 माइनस u2, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर टर्म को मैं नाम दे रहा हूं बच्चों इक्वेशन 1, ठीक है। इस तरह से आपने क्या मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन लगाई और एक इक्वेशन ड्राइव कर ली। अब इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी तो कंजर्व हुई है, तो मैं लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर इक्वल्स टू फाइनल क्या ये 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। अब यहां पर बच्चों जैसा स्टेप यहां पर आपने किया था 1 वाले एक साइड और 2 वाले एक साइड, तो इसको भी ऐसे ही कर रहा हूं मैं, थोड़ा साइड में कर रहा हूं ऊपर ताकि आप इसको देख पाओ। सी ये रह जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 स्क्वायर। इसी तरह से 2 वाला उधर कर दो, यहां पर पहले से क्या है 1/2 m2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि 1/2 को मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो क्या बचेगा m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या लेना है बच्चों,
इसमें से m1 आ रहा है यहाँ पर, तो m1 को बाहर निकालो। यहाँ पर क्या बचा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर एज यू कैन सी इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। दिस इज नाउ इक्वेशन नंबर 4, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4 बच्चों। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, सॉरी इक्वेशन नंबर 2, 4 नहीं 2, अभी तो एक इक्वेशन बनी है ना, ठीक है। अब हमने क्या करना है बच्चों, हम डिवाइड करेंगे 2 को 1 इक्वेशन से। अब 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन आइडेंटिकल है थोड़ी सी, देखो 2 इक्वेशन को पहले लिख रहा हूं मैं m1, अब ये u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर है, तो इसको मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिख सकता हूं u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा m1 u1 माइनस v1, ठीक है बच्चों, इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा m2 v2 माइनस u2, ठीक है। यहां से उठा के लिख दिया इसको वहां पर। अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है, m1 से m1 जा रहा है, इससे ये जा रहा है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। आपको ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ पर सी, यहाँ पर बच रहा है u1 प्लस v1, राइट, और यहाँ पर सामने की तरफ क्या बच रहा है v2 प्लस u2। अब एक मिनट के लिए v टर्म्स एक साइड, मतलब फाइनल वेलोसिटी एक साइड कर दो, इनिशियल एक साइड कर दो। देखो यहाँ पर क्या बचा u1 माइनस u2, यहाँ पर क्या बचा v2 माइनस v1। अब देखो यहाँ से एक बहुत खूबसूरत सी चीज समझ आ रही है, देखो ये u1 माइनस u2, ये वेलोसिटी डिफरेंस, या ऐसा बोलो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या है u1 माइनस u2, v2 माइनस v2, v2 माइनस v1 रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ से एक चीज समझ आ रही है कि जब भी कोलिजन इलास्टिक होगा रिलेटिव वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। देखो अगर मैं इनिशियली आपको बोलूँ कि ये मूव कर रहा है 100 से और ये मूव कर रहा है 30 से, ठीक है, तो इस केस में दोनों का वेलोसिटी डिफरेंस कितना है बच्चों, 70 का। देख पा रहे हो आप, 70, u1 माइनस u2 70, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, v2 माइनस v1 के। हो सकता है कि ये 100 से मूव करने लग जाए और ये 30 से मूव करने लग जाए, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, तो अब भी डिफरेंस कितना मिल रहा है, 70 का। अब एक आपको एक चीज डिफाइन करने लगा हूं यहाँ पर साथ में बीचों बीच ही, एक टर्म है हमारे पास, ई से डिनोट करते हैं इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमको ये बताएगा कि कोलिजन किस तरह का होगा। एक्चुअल में ये रेशियो होता है, लिख देता हूं यहां पर, इट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी डिफरेंस बिफोर कोलिजन टू आफ्टर कोलिजन। यानी कि ई को मैं ये लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बिफोर कोलिजन वेलोसिटी क्या है, u1 माइनस u2, मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं इसको मैं, अपॉन में आफ्टर कोलिजन क्या है v2 माइनस v1, इसको क्या लिख रहा हूं v1 माइनस v2 मैग्नीट्यूड में, यानी कि वैल्यू पॉजिटिव आ गई आपके पास। अब ना एक चीज समझो जरा यहां पर कि अगर ये वैल्यू 1 हो जाए, अगर ई की वैल्यू 1 हो जाए, तो क्या बाय डिफॉल्ट वेलोसिटी डिफरेंस बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी डिफरेंस आफ्टर कोलिजन मिल रहा है। तो अच्छा यहां पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है बच्चों, इसको प्लीज ऐसे लिखिए जरा, इट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी डिफरेंस आफ्टर कोलिजन, यानी कि एक्चुअल में ऐसे है ये v1 माइनस v2 अपॉन में u1 माइनस u2। हाँ अब ठीक है, ये ठीक है, अब ठीक है। तो ये यहां पर अगर मैं बोलूं कि e की वैल्यू 1 है, e की वैल्यू 1 होने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी डिफरेंस बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी डिफरेंस आफ्टर कोलिजन, और ये इलास्टिक कोलिजन में ऐसे ही तो होगा। देखो अगर मैं बोलूं पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी। अगर दोनों को यूनिट मास मान लूं मैं, मान लो इसका मास भी 1 kg, इसका भी 1 kg, इसका भी 1 kg, इसका भी 1 kg, तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हमेशा इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हुई। बट अगर यहाँ पर ये कोलिजन इलास्टिक ना होकर इन इलास्टिक होता, तो आपको ऐसा देखने को मिलता,
इसकी 30 और इसकी शायद 70। अब वेलोसिटी का देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 40 का, और यहाँ पर कितना आ रहा है 70 का। क्यों? बाकी की वेलोसिटी कहाँ गई, बाकी की काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, वो किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों, वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखवाई है मैंने, इसको प्लीज इसको जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लो जितना आपको लिखवाया है। तो बच्चों देखो आगे, अब इसके बाद अब यहां से ना एक काम करो यार, आप V1 डिफाइन कर लो। अगर आप V1 डिफाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, V1 को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो ये इधर ले जाओ टर्म, V2 फिक्स यहां पर, V1 इधर आएगा तो पॉजिटिव माइनस U1 प्लस U2। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसको इक्वेशन दो नंबर 3। मुझे चाहिए बेसिकली V1 और V2 की वैल्यू, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले सारा कुछ V1 के टर्म्स में डिफाइन कर लिया। अब इस V1 की वैल्यू को मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो पुट इक्वेशन 3 इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो इन इक्वेशन 1, राइट। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ। इक्वेशन देखो, इक्वेशन 3 जो आपने बनाई है इसको इक्वेशन 1 में डालना है। तो बच्चों इक्वेशन 3 है आपके पास, V1 इज इक्वल टू V2 माइनस U1 प्लस U2, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और इक्वेशन 1 में यहां पर लिख रहा हूं, इक्वेशन 1 है आपके पास M1 U1 माइनस V1 इक्वल्स टू M2 V2 माइनस U2। पहले आप इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को ढंग से। जब आप ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, M1 U1 माइनस M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 माइनस M2 U2। इतना करने के बाद अब एक चीज समझो जरा, आपने V1 को डिफाइन कर रखा ना, V1 को यहां पर पुट कर दो इस जगह पर, तो क्या बन जाएगा ये देखो, M1 U1 माइनस M1, V1 की जगह क्या लिखना है बच्चों आपने, V2 माइनस U1 प्लस U2 इक्वल्स टू M2 V2 माइनस M2 U2। इसको मल्टीप्लाई कराया अब अंदर, तो जब मल्टीप्लाई कराओगे M1 U1 माइनस M1 V2 प्लस M1 U1 माइनस M1 U2 इक्वल्स टू M2 V2 माइनस M2 U2। अब आपका मेन मोटिव है आपने V2 निकालना है, तो ये जो टर्म है देखो इसके अंदर V2 है और यहाँ पर भी V2 है, इस टर्म को इधर खिसका दो और बाकी सारा कुछ इधर ले आओ। तो देखो जब इसको इधर लेकर जाओगे तो क्या बचेगा, ये M2 V2 प्लस M1 V2, राइट। और सारा कुछ इधर ले आओ तो देखो यहाँ पर M1 U1 है पहले से ही, तो लिख दो। अच्छा एक M1 U1 और भी है यहाँ पर, तो उसको भी साथ में लिख रहा हूँ अभी मैं। उसके बाद क्या है यहाँ पर माइनस M1 U2 और वहाँ से क्या आ रहा है प्लस M2 U2। इतना करने के बाद यहाँ पर देखो इनको ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, ये 2M1 U1। अच्छा यहाँ पर माइनस, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से बच्चों कॉमन आ रहा है M1 प्लस M2। तो इसको काम करो ना, M1 प्लस M2 में से U2 को कॉमन ले लो, ये बच गया आपके पास। अच्छा सामने की तरफ क्या है V2, अच्छा V2 दोनों में कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 साथ में V2 ले लो। अब V2 की वैल्यू क्या आएगी, इस पूरी टर्म को डिवाइड कर दो इससे, तो जो आपको आंसर मिलेगा बच्चों वो ये मिलेगा 2M1 U1, इसके नीचे भी आ जाएगा M1 प्लस M2 माइनस M1 प्लस M2। अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है बच्चों, ये टर्म को ना मुझे ऐसे लिखना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर काम खराब हो गया। इसको मैं ऐसे लिखना चाहिए कि अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर U2 तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा ना, M2 माइनस M1 इंटू में U2। अब ठीक है ये, तो इसको लिखो जरा ऐसे M2 माइनस M1 ऊपर U2 और नीचे क्या आ जाएगा M1 प्लस M2। इस तरह से बच्चों आपने यहाँ पर V2 की वैल्यू निकाल ली। सिंपल है, देखो इक्वेशन बनानी और इक्वेशन में वैल्यू डाल देनी है। जैसे आपने V2 निकाला अब आपने V1 निकालना है। अब देखो आप V2 को इस जो V2 इसको 4 इक्वेशन नाम दो, इसको आप किस में पुट कर दो। देखो आपने एक इक्वेशन बना रखी है यहाँ पर V1 इज इक्वल टू V2 माइनस U1 प्लस U2। अब इस V2 की वैल्यू को अगर आप इस थर्ड इक्वेशन में डाल दोगे जैसा कि आपने बना रखा है अभी, तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं। देखो एक चीज देखो, इससे कन्वर्ट करके बता रहा हूं, एक ड्राइव कर लेना दूसरा अपने आप निकल जाएगा। जैसे कि यहां पर 2M1 U1 है बच्चों, आप यहां पर क्या लिख दोगे 2M2 U2।
डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस प्लस। अब यहाँ m2 माइनस m1 है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, m1 माइनस m2, राइट। देखो चेंज समझ पा रहे हो, m2 माइनस m1 था तो उसको मैंने क्या लिख दिया, m1 माइनस m2। नीचे डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं। सिमिलरली यहाँ पर u2 था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा u1, और इस तरह से आपको जो v1 की वैल्यू है वो भी मिल जाएगी, राइट। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने v1 और v2 निकालना था अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। ये 3 नंबर की डेरिवेशन है बच्चों। अब कुछ स्पेशल केसेस करते हैं इसके और देखते हैं कि क्या क्या रिजल्ट में चेंज आएगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। सबसे पहला केस क्या है कि अगर दो बॉडी जो कोलाइड कर रही है आपस में, इनका मास बिल्कुल इक्वल है तो क्या होगा, राइट। अगर दो बॉडी जो आपस में टकरा रही है वो बिल्कुल सेम मास की, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो यहां पर मुझे क्या करना है, देखो एक सिंपल सी कंडीशन है कि आपको m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m पुट करना है ना, मास इक्वल कर दो। अब जो v1, देखो पहले v2 निकाला हुआ है ना, तो v2 की वैल्यू देखो क्या आ रही है, v2 इज इक्वल टू वट, 2m1 u1। तो मैं लिख रहा हूं 2m u1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2m। m2 माइनस m1 आ रहा है देखो उसके बाद, तो यानी कि खत्म, ये फैक्टर साथ में 0 आ गया। जब मैं सोल्व कर रहा हूं तो ये समझ आ रहा है कि जो v2 है बच्चों वो u1 के इक्वल आ गया, v2 u1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब v1 निकाल ले। सेकंड इक्वेशन देखो जरा ध्यान से बच्चों, सेकंड इक्वेशन में v1 क्या है, 2m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब आपने क्या करना है, इसको तो आप ऐड कर दो, सीधा सीधा 2m लिख दो, यहाँ पर भी 2m कैंसिल कर दो, तो v1 किसके इक्वल आ गया, v1 u2 के इक्वल आ गया। अब देखो जरा कंडीशन क्या बनी है, दो बॉडीज की पहले वेलोसिटी u1 और इसकी वेलोसिटी u2 आपस में टकरा गई जब, तो इसकी वेलोसिटी v1 इसकी वेलोसिटी v2। अब आप देखो v2 किसके इक्वल आ रहा है, v2 u1 के इक्वल आ रहा है, यानी कि अगर इसकी वेलोसिटी 70 थी तो जब ये इससे टकराई होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 70। v1 किसके इक्वल आ रहा है, v1 आ रहा है किसके इक्वल, u2 के इक्वल, यानी कि इसकी वेलोसिटी अगर 30 थी पहले, तो जब ये इसको टकराई, राइट, तो इसकी वेलोसिटी v1 की वेलोसिटी कितनी हो गई, 30, यानी कि वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। पहले इस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा थी, टकराने के बाद जो सेकंड बॉडी थी उसकी वेलोसिटी 70 हो गई, और जो पहली बॉडी थी उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 30 हो गई। तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई यहाँ पर। तो पहला केस यही है कि अगर मास इक्वल है तो आपको ये सिनेरियो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब केस नंबर 2 देखते हैं इसका। दिस इज केस नंबर 1, v2 बिकम्स इक्वल टू u1 एंड v1 बिकम्स इक्वल टू u2। केस नंबर 2 देखते हैं इसका। तो बच्चों सेकंड केस ये है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को टकरा रही है, लेकिन दूसरी बॉडी हमेशा से रेस्ट पर थी पहले। ये कुछ ऐसा हुआ कि एक गाड़ी खड़ी थी और पीछे से आकर दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी, लेकिन दोनों गाड़ियों का मास इक्वल है, तो क्या होगा देखिए, ये u1 से आ रही है, u1 नॉन जीरो है, बट जो सेकंड बॉडी है वो क्या, रेस्ट पर है। इसका मास भी m है और इसका मास भी बच्चों क्या है, m है, ठीक है। क्या हुआ देखो, अगर मैं कंडीशन लेकर चलूँ तो मुझे u2 को पुट करना है 0, m1 और m2 आपस में इक्वल रखने हैं और उनको क्या पुट करना है, m। तो v2 कितना देखने को मिलेगा, यानी कि इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, जो स्टेशनरी पहले थी, है ना, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या देखने को मिलेगी। तो देखो क्या है यहाँ पर 2m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो एज पर सिचुएशन, आप ध्यान से देखो, एज पर सिचुएशन मुझे क्या करना है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर m1 u1 है ना, सॉरी, ठीक है। तो एज पर सिचुएशन मुझे क्या करना है, m1 प्लस m2 इक्वल है, तो m 2m हो जाएगा, ये ऊपर ये भी 2m। तो यानी कि जो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल, ठीक है। मैं समझाऊंगा ये भी आपको। और v1 निकालूंगा तो कितना आएगा देखे, 2m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2। अच्छा ये चीज़ तो वैसे ही 0 हो जाएगी, m1 माइनस m2, दोनों बॉडी का मास इक्वल है, और यहाँ पर देखो u2 भी 0 है, तो यानी कि v1 कितना आ गया बच्चों, v1 0 आ गया। ये कुछ ऐसा हुआ कि इनिशियली अगर ये 100 मीटर पर सेकंड से थी बॉडी और ये 0 पर थी, ये जब इसको टकराएगी, राइट, तो ये खुद तो रेस्ट पर आ जाएगी, लेकिन जिस बॉडी को टकराई वो मूव करने लग गई 100 मीटर पर सेकंड से, राइट। तो वन बॉडी पहले थी 100 मीटर पर सेकंड पे, लेकिन बाद में क्या हो गई, रेस्ट पर आ गई। सेकंड बॉडी पहले थी रेस्ट पर, लेकिन बाद में कितनी आ गई, 100 मीटर पर सेकंड से, जिससे दूसरी बॉडी ने इसको हिट किया था। तो ये भी एक केस बन गया आपके पास, तो ये भी नोट डाउन कर लो बच्चों। बच्चों एक और केस हम देख लेते हैं इसमें। अगर एक बहुत ज्यादा छोटी बॉडी कोलाइड कर जाए एक बहुत बड़ी मैसिव पर स्टेशनरी बॉडी के साथ, आप इसको पता है कैसे समझ सकते हो कि सपोज करो एक बॉल है
और एक दीवार है। दीवार एक मैसिव बॉडी भी है एज कंपेरिजन टू बॉल और स्टेशनरी भी है। जब आप उस दीवार पर किसी बॉल को टकराओगे, अब यहाँ पर मैं इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ, तो आप ये मान के चलो कि जब बॉल दीवार से टकराएगी तो शायद दीवार में किसी भी तरह की कोई वेलोसिटी ना है, लेकिन बॉल शायद ऑलमोस्ट सेम वेलोसिटी से रिबाउंड हो जाए। अब यहाँ इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे एग्जांपल क्या देना चाहिए, एक बहुत हैवी न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा उसकी तरफ आया और अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो गया 180 डिग्री के एंगल पर और सेम वेलोसिटी से चला गया, न्यूक्लियस मूव हुआ, आंसर है नो। क्या ये वही एग्जांपल नहीं हो गया कि जो बॉडी स्टेशनरी है वो बहुत मैसिव भी है और जो आ रही है बॉडी वो बहुत टाइनी है, ठीक है। तो इस कंडीशन को देखते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर मैं ये कंडीशन लगा के चलूँ, अब यहाँ पर देखो अगर मैं V2 निकालने लगूँ, V2 क्या है आपके पास, देखो 2m1u1 अपॉन में m1 प्लस m2, अच्छा साथ में प्लस भी तो है, m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है बच्चों इसके साथ u2, ठीक है। अब सी कंडीशन में मुझे क्या करना है, u2 को 0 करना है, u2 को 0 करूंगा तो ये फैक्टर खत्म, ठीक है। और क्या करना है, m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2, तो मैं इस बात को ये लिख सकता हूँ m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2। इसका मतलब यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रहा है ये 2m1u1, m1 अगर m2 से बहुत ज़्यादा छोटा है तो ये बात ऐसी लिखी जा सकती है, देखो 2u1 अपॉन में, अच्छा ये चीज़ तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये मैंने यहाँ पर कैसे किया, राइट। अब यहाँ पर देखो जरा, V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2u1 अपॉन में, अच्छा यहाँ पर m1 भी है तो 2m1u1 अपॉन में m1, अच्छा यहाँ पर m2 आ जाएगा ना, क्योंकि m1 प्लस m2 इज नियरली इक्वल टू m2, क्योंकि बहुत मैसिव है और ये बहुत टाइनी है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, m2 होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको सोल्व करूँ तो मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। अब एक चीज़ ना समझने वाली, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो m2 है ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर मैं बात करूँ बुलेट हो सकती है 5 ग्राम की और दीवार हो सकती है 500 किलो की, तो जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये जो V2 है बच्चों, V2 कितना आएगा, ये एक नेग्लेक्जिबल वैल्यू है, इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ इट इज़ ऑलमोस्ट 0। और अगर मैं V1 की बात करूँ, V1 कितना आएगा देखें, 2m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब ये फैक्टर खत्म हो जाएगा क्योंकि मुझे u2 को तो 0 पुट करना है, साथ में क्या है m1 माइनस m2, तो m1 माइनस m2 का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस m2, क्योंकि m1 तो बहुत नेग्लिजिबल है तो इसलिए मैं सिर्फ m2 लिख रहा हूँ। यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 और साथ में क्या आ जाएगा u1। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है बच्चों, v1 कैन बी रिटन एज माइनस m2 ओवर m2, क्योंकि m2 को मैं क्या बोल रहा हूँ, m2 इज वेरी मैसिव देन m1, तो 10,000 kg में अगर 1 kg जोड़ भी दोगे तो भी वो ऑलमोस्ट 10,000 kg होगा, तो इसलिए सिर्फ m2 लिख रहा हूँ यहाँ पर और साथ में क्या आ रहा है u1, ठीक है। तो इससे पता लगा कि जो v1 है वो क्या आ जाएगा, माइनस u1 के इक्वल। ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों एक बॉल आ रही है सामने की तरफ u1 वेलोसिटी से, ये दीवार से टकराई और अभी इसकी वेलोसिटी क्या थी u1, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या है, माइनस v1, बिल्कुल अपोजिट, u1 सामने तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, देखो v1 क्या, माइनस ऑफ u1। मतलब अगर ये आई कुछ ऐसे 80 मीटर पर सेकंड से सामने की तरफ, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इधर की तरफ 80 मीटर पर सेकंड, देखो नेगेटिव साइन आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की डेरिवेशन और स्पेशल केसेस को कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जैसा कि मैंने बताया था कि थ्योरेटिकल रहेगा, कोलिजन पर बेस्ड, और अगले लेक्चर भी मैं थ्योरेटिकली डालूंगा और उसमें आपको ये बताऊंगा कि कभी भी किसी बॉल को अगर आप ड्रॉप करोगे तो वो इनफाइनाइट बाउंस लेगी, आपको नहीं पता कितने n नंबर ऑफ बाउंस लेगी। मैं आपसे पूछूं कि 7वें बाउंस के बाद बताओ वेलोसिटी कितनी है, चौथे बाउंस के बाद बताओ कितनी हाइट ऊपर तक गेन करेगी, या अपने सारे बाउंसेज में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखा आपने, नोट्स बनाए होंगे। अब अगली वीडियो जो है वो ऑलरेडी इस चैनल पर वैसे डल चुकी है, अगर आप देखोगे तो 6.8 जो है लेक्चर में पहले ही डाल चुका हूँ मैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस टॉपिक ओवर करते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अब बस एक ही टॉपिक रह गया आपके चैप्टर का, डेट इज पावर, जो मैं सिर्फ एक वीडियो में खत्म कर दूंगा और इसके बाद हम शुरू करेंगे सेंटर ऑफ मास। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड। 699 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आपके घर में कोई भी फ़ोन दिखे तो प्लीज़ मेक इट, 599 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आपके घर में कोई भी फ़ोन दिखे तो मेक इट 600 आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।